नुसरत फ़तेह अली खान सैटिस्फाइड थे अपनी लाइफ़ से और अपने करियर से? नईम साहब, आप यकीन करें कितना बड़ा बंदा था। मुझे जब उनके आखिरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, खान साहब कोई खबर-शबर कोई की कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ये उनको होता था। मैं कहा नहीं कोई अगे कहना यार मैडोना ने फ़ोन किया सी मैनू, ये 97 की बात है। ये दिसंबर विच ओने मेरे नाल गाना करना है। मैडोना ने जो 97 में हुँ, 97 मैडोना वाज़ द टॉप एंटरटेनर माइकल जैक्सन से भी बड़ी थी वो उस हुँ, वक़्त। 97 की बात है। क्योंकि माइकल जैक्सन तो 83 में आया, जो उसका मशहूर गाना हुआ और उसके बाद फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो नीचे आगे होता रहा। मैडोना ऑन द राइज़ थी। तो वो मैडोना उनका वेट कर रही थी। उन्होंने कहा जी मैडम गाना करो, तो मेरे को टाइम नहीं। तो मैं उन्हें कहा कि नवंबर में ਅਸੀਂ करांगे। तो नवंबर में उनका ड्यूएट प्लान था मैडोना के साथ। तो खान साहब ने कितनी बड़ी खबर दी है बहुत बढ़िया। मुझे। और ये अनफॉर्चुनेटली जब उनका इंतकाल हुआ आई वाज़ इन इंडिया। मैं भी आपको बता भी रहा था रिकॉर्डिंग से पहले कि एक 50 साला चूँकि गोल्डन जुबली थी पाक इंडिया की, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था हैदराबाद दक्कन में, जिसमें रेशमा ने परफ़ॉर्म करना था, मलका पुखराज थी, दिलीप कुमार साहब थे, अजीत थे, नौशाद साहब थे और उसके अलावा काफ़ी लोग थे। तो आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया। जब वो लोग सब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जंग कराची के एक नुमाइंदे हैं हम मोहसिन जाफ़र साहब। तो मैं जाके स्टेज पे मैंने खिताब किया और मैंने कहा जी पहले तो मैं जंग कराची जंग लाहौर से हूँ और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, 50,000 बंदा कुली कुतुब शाह स्टेडियम था हैदराबाद का, कुली कुतुब शाह स्टेडियम। तो बड़े लोग थे 50,000, कितना बंदा होता है। मैंने कहा मगर अगर दिलीप कुमार लाहौर में हो तो 5 लाख बंदा भी शायद इससे भी ज़्यादा बंदा जमा हो जाए। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की। मैं जब नीचे उतर के आया तो मुझे बहुत से लोगों ने घेर लिया। मेरा तो वहाँ पे ना मैं 2 बजे वहाँ से निकला चूँकि एवरीवन वांट्स टू मीट मी। मेरे लिए बड़ी एक अपना एक ये एक थी कि भई मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, छोटा-सा जर्नलिस्ट हूँ, मगर वो जो 2-4 बातें मैंने वहाँ पे की, उनको इतनी पसंद आई कि वो आगे बढ़ने से पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ये एक रेस्ट करने का टाइम नहीं था जब आप उनके पाँव स्वेल देख रहे थे और बीमारी में देख रहे थे और वो ट्रैवल कर रहे थे और अभी भी कॉन्सर्ट कर रहे थे और गालिबन शौकत खानम के कॉन्सर्ट जी, कर रहे जी, थे? बिल्कुल हाँ। वो बेसिकली नहीं, उस टाइम जो वो गए थे, वो बीमार हुए थे वो यहाँ से इलाज कराने ही गए थे। अच्छा। उनको बेसिकली जो ये था कि उनका जब किडनीज़ का मसला हुआ, तो उनकी डायलिसिस शुरू हो गए। हुँ, तो डायलिसिस के दौरान ही उनको जो है ना हेपेटाइटिस, जो मशीन आपको पता है पहले 97 में इतने नहीं होते थे वो, अपना इतना लोगों को पता भी नहीं था और जो उस ज़माने में मेडिकल था ना, तो उनको इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल में गालिबन वो करवा रहे थे, तो वहीं से ही उनको उनको हेपेटाइटिस भी हो गया। किडनीज़ तो पहले ही उनके वीक थे, शुगर भी उनको थी, ओबीज़ थे, मोटे थे बहुत ज़्यादा। फिर तीसरी बात है आराम बिल्कुल भी नहीं था उनका। आप वो तस्वीर फिर देखिएगा, उसमें उनके पैर इतने स्वेल हुए हुए हैं उसी कि वो आराम की सर मैं बात कर रहा हूँ। जी। उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए था। सर वो होता पता है क्या है? होता ये है कि एक तो कमिटमेंट होती है, अगला बंदा जो होता है ना वो कहता है जी तुसी लाज़मी करना है, तुसी लाज़मी करना है। एक आर्टिस्ट को होता है कि चलो यार पैसे मिल रहे हैं, चूँकि अपने दौर के वो बड़े अच्छे कमाने वाले थे, बॉलीवुड में कितना उनका काम था। मुझे याद है कि जावेद अख्तर ने एक दफ़ा हमारे फोरम में उनकी मौजूदगी में कहा, कहते हैं एक उनकी एल्बम आई थी आफरी आफरी, बड़ी उनकी सुपरहिट एल्बम थी, जावेद अख्तर की शायरी थी और खान साहब की मौसीकी उनकी आवाज़ में। तो ये लोग गोवा में बैठ के इन्होंने इसकी वो की थी। तो ये गोवा में खान साहब और जावेद अख्तर साहब किसी एक समंदर के किनारे एक वो उन्होंने किया, तो वो कहते हैं एक जिस तरह बच्चे के तहय्युर की तरह बच्चे में एक होता है ना कि हर चीज़ करके देखे। तो खान साहब इतने परफेक्शनिस्ट थे, उनकी कामयाबी की वजह वो बहुत अच्छे कंपोज़र थे। आवाज़ तो उनकी एक हम यानी कि उस दौर में तो लोग कहते थे आवाज़ तो उनकी वो इतनी कोई वैसी नहीं थी, मगर ही वो तो कमाल का उनका एक इल्म था। जहाँ नुसरत फ़तेह अली खान इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, अब जो है वहाँ से उनके जानशीन राहत फ़तेह अली खान जो है ना वो एक लेगेसी को जी, बिल्कुल। टेक ओवर करते हैं। किस हद तक आज के दिन तक राहत फ़तेह अली खान ने उसे निभाया? देखिए, राहत का और खान साहब का कोई मुकाबला नहीं। खान साहब बहुत बड़े थे। राहत हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर राहत कंपोज़र नहीं है, क्रिएट नहीं किए उन्होंने कुछ। गाया ना, बड़ा अच्छा गाया है। उनके गाने ज़्यादातर इंडियन गाने जो उन्होंने गाए हैं, जो कि वहाँ पे जो उनकी एक फिर उसके बाद उन्होंने बाकी भी जो गाया, बग्गे ने उनका म्यूज़िक बनाया। मगर नुसरत फ़तेह अली जो थे ना, उनका अपना म्यूज़िक होता था और क्या आप वो उनका जो आप वो देखें ना कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।
आप उनकी बुनत देखें ना, उनकी कंपोजिशन देखें, वाह! क्या उनकी एक वो आर्ट था। खान साहब तो कमाल, उनकी जो, अगर वो ऐसे कंपोज़र नहीं होते ना, तो उनकी आवाज़ तो नहीं थी ऐसी, कोई हम कहें कि जनाब कोई वो मोहम्मद रफ़ी या कोई सैगल टाइप के कोई थे, वो तो आवाज़ तो उनकी बहुत से लोग कहते थे क्वालीफ़ाई नहीं करती। मगर कंपोज़र वो इतने बड़े थे और उनको अपने लयकार ऐसे ज़बरदस्त थे वो। भई कमाल के आदमी थे वो तो। मलका तरन्नुम नूरजहाँ के साथ पैदा भी न शुद। मलका तरन्नुम का एक बड़ा मैं का वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए मेरा उनसे कोई इतना ताल्लुक नहीं रहा क्योंकि मुलाकातें तो थी ना। मुलाकातें थी। मैं आपको ये सुनाने लगा हूँ। 91 की बात है, मैं हुँ, न्यूज़ रूम में बैठा हूँ, कोई रात का टाइम है, कोई 10:30 का। बेदार भट्ट साहब, अचानक एक खबर, वो मॉनिटरिंग जैसे खबर आई ऑल इंडिया रेडियो की, ऑल इंडिया दूरदर्शन की, चैनल की, जो इनका चैनल है, जैसे पीटीवी है, उनका दूरदर्शन है, कि जी मैडम का इंतकाल हो गया। अब वो खबर आई है तो मुझे, अच्छा, वो खबर आके पढ़ी है तो वो मॉनिटरिंग वाले खबर लिख के ना तो वो डाल जाते थे। तो मैंने देखा तो मैंने कहा सर ये खबर आई है। मैं कहा ओह अच्छा! एरा फ़ोन करो, अपना रिपोर्टिंग का खबर दी, तस्दीक से करो ना ज़रा, या फ़ॉलो-अप लो वो। मैंने रिपोर्टिंग फ़ोन किया, उस टाइम कोई बैठा हुआ नहीं था। आमतौर पे रिपोर्टर आपको पता है 10 बजे के बाद निकल जाते हैं, इक्का-दुक्का क्राइम रिपोर्टर बैठा, उस टाइम वो भी नहीं था। तो मैंने कहा ये तो है ही कोई नहीं सर। कहने अच्छा यार, ऑपरेटर कोलों पूछो कि ओहदे कोल नंबर है मैडम नूरजहां दा। मैंने वो औ उस ज़माने में गफ़्फ़ार या गफ़ूर था हमारा कोई एक, वो उसका पाकिस्तान अखबार का ना वो ऑपरेटर। मैंने कहा नंबर है? कहते हैं हाँ नंबर है। तो मैंने कहा नंबर मिलाओ। और वो नंबर मिला तो सीधा बेड में उठाया, हेलो! जिस तरह वो बोलती थी ना, उनकी एक वो खुराई हुई आवाज़, तो फिर बाद में ठीक हो जाती थी। मैंने कहा जी मैडम मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। ये कहती मैं कि अपना जापानो बोल रही हैं? पहले तो उन्हें बेझुकत लगाई। मैं कहा नहीं मैं मैडम मैं रोज़ावा पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। हुँ, हाँ, क्यों होया है? मैंने कहा जी वो अभी भी खबर आई है कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं बिल्कुल नाइव सा बच्चा सा। मैडम पहले तो उनको गुस्सा है, की कह रहे हैं? मैं कहा जी मैडम मैं नहीं कह रहा, ये ऑल इंडिया रेडियो वो मेरा मामा लगता है। और हाँ, मैं ज़िंदा तेरे नाल गल करी तैनूं नहीं पता? हाँ, बेवकूफ जिहा ना होए ते। उन्होंने फ़ोन ठक से बंद की। मैं कहा नहीं वो ज़िंदा हैं। तो वो, तो मैडम से पहला तारुफ तो ये हुआ। हुँ, उसके बाद मैडम उस दौर में ना वो फंक्शंस में मुलाकात, अवार्ड शो में मुलाकात होती थी। मुझे एक और वाकया सुनाऊँ, और वो भी एक तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा एक यूनिक सा वाकया है। ये ग़ालिबन ग्रेजुएट अवार्ड हो रहा था और एक कॉमेडियन अभी भी वो ज़िंदा है, मगर वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं नाम उनका नहीं लेता। तो वो मैडम के सामने मैडम बैठी हैं, तो वो उनकी एक आइटम थी कि वो पुराने सिंगरों का ना उनकी आवाज़ में गा के ना मिमिक्री करते थे। मिमिक्री, इन आवाज़ में गाना गा के यस, मिमिक्री होगी ना, कॉमेडी। यस। मैडम बैठी हैं, तो मैडम ने जब वो शुरू हुआ ना, उसने कोई कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, तो पहले उसने मेल पे फीमेल की ना, तो मैडम ने उसको बुला के कहा, "ओए! ए बदतमीज़ी है, इंज ना कर।" अब उसके बाद उस बंदे के औसान, मैडम का बड़ा रोब होता था, वो उससे हुआ ही नहीं, और उस दिन के बाद से ना वो बंदा अभी भी ज़िंदा है, मगर कभी सामने नहीं आया। मैडम के इस रोब और दबदबे की वजह से वो टैलेंट ज़ाया भी हुआ? प्लेबैक नहीं, गायकी में नहीं, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं फीमेल्स हुआ। या देखिए मैडम ने अपनी ज़िंदगी में जो है ना रुकावट बनी लोगों के लिए? रुकावट यकीनन, देखिए कोई बंदा होता है, एक एक कितना बड़ा दरख्त होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से एक होता है। मगर आप देखें ना, ये नाहिद अख्तर सामने आई, रूना लैला की और मैडम की तो बाकायदा लड़ाई हुई थी ना, वो तो, अच्छा, वो क्या वाक़या है? ओ हो, बहुत ज़ोर की लड़ाई हुई थी। हुँ, और उसमें मैडम पसपा इसलिए हुई थी कि रूना लैला की अंग्रेज़ी बहुत रवां थी, वो तो इंग्लिश मीडियम थी, तो वो सीधी इंग्लिश में आ गई। अब मैडम की इंग्लिश वैसे नहीं थी, हुँ। तो मैडम थोड़ी जो है ना, उर्दू विच गल कर, पंजाबी विच गल कर मेरे नाल। नहीं, ये कोई बराह रास्त लड़ाई हो गई? जी, जी। वो तो ऐसा उसने, वो तो स्लैंग में अंग्रेज़ी बोलती थी, क्योंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी। हुँ, उसने यू नो ना करके उस अंग्रेज़ी बोली है ना, तो मैडम, अब वो आप इमेजिन करें ना, अब मैडम तो पंजाबी बोलती थी या उर्दू भी अच्छा बोलती ये थी। वाक़या कहाँ का है? ये स्टूडियो का वाक़या है, अच्छा, और मुझे ये कोई 1973-72 वगैरह का वाक़या है। हुँ, तो आप देखिए रूना लैला सामने आई, नज़ीरा नूर सामने आई, कितना प्लेबैक किया, नाहिद अख्तर सामने आई, क्योंकि मैडम ने फिर अपना जॉनरा चेंज कर लिया था ना। हुँ, मैडम देखिए, मैडम का ये था कि मैडम 60s से पहले फ़िल्मों में काम, एक्टिंग भी करती थी, और बहुत सारे गाने मैडम पे दूसरी सिंगरों के भी, ज़ुबैदा खानम के, नसीम बेगम के एज़ ए आर्टिस्ट भी पिक्चराइज़ हुए। उसके बाद मैडम उर्दू गाने पे आ गईं। वज़ीर अफ़ज़ल साहब ने उनसे पंजाबी शुरू करवाई, और उसके बाद मैडम पंजाबी में ज़्यादातर रहीं। 70s में मुझे इस पे एक और बात याद आ रही है कि मैं जब पीटीवी में आ गया,
और मैडम की जब बरसी होती थी तो मैं एक दफ़ा उनकी बेटी ज़िले हुमा का इंटरव्यू करने गया, तो ज़िले हुमा ने बड़ी हमारी खातिर मदारत की। इंटरव्यू उसको उसने 4-5 घंटे हमें बिठाया अपने घर में, मगर हर 10 मिनट के बाद ट्रे में ना कभी कोई मछली आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तो जब वो 4-5 घंटे बाद आई तो उन्होंने कहा कि देखें, पीटी वालों की मैं गुलाम हूँ। क्योंकि मेरी माँ जो है ना, अगर वो तरन्नुम ना होता ना, तो मेरी माँ का ये इम्पैक्ट जो आज है, क्योंकि आज भी मैडम का जो तशख़्ख़ुस है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि फ़िल्म में तो प्लेबैक होता था ना, हुँ। आवाज़ आ रही है, मैडम की शक्ल तो नहीं आती थी। तरन्नुम प्रोग्राम ने मैडम को बहुत एक, आज भी लोग देख के उनको सिलसिले तोड़ गया, कभी किताबों में फूल रखना, इस तरह के गानों ने और ग़ज़लों ने मैडम को एक क्रेडिबिलिटी दी है ना। अच्छा, अभी हम आपकी ना वो जर्नलिज़्म पे ही चल रहे हैं। अभी पीटीवी पे आना है हमने। उससे पहले ज़रा बताइए कि हीरोइन्स और ख़वातीन वो कौन-कौन से नाम थे जिनसे नुसरत फ़तेह अली खां की तरह और बाकी लोगों की तरह सब क्या तरह। आपकी जी। आपकी कुर्बत हुई? और फिर बड़ा मुश्किल होता है शोबिज़ जर्नलिस्ट का जो है ना वो बच-बचा के करियर और ज़िंदगी लेके चलना और अरेंज मैरिज जी, माँ जी। की मर्ज़ी नहीं, से मेरी पहली अ, पहली शादी मेरी लव मैरिज हुई थी, बहुत जो कि जी। एक तो था। जी। नहीं, लेकिन वो फ़ील्ड में तो नहीं नहीं, हुई नहीं, ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़रा बताइए कि कौन-कौन थे नाम और किन-किन से एक राज़ो-नियाज़ वाला ताल्लुक बन गया और प्रपोज़ किया कभी किसी ने? नहीं, 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 कभी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए कि देखिए, मेरी रीमा से बहुत दोस्ती रही। हुँ, रेशम का तो पहले इंटरव्यू मैंने किया था, इसका नाम सायमा था और ये दिन ड्रामे में आई थी, जिससे इसको ज़्यादा ब्रेक मिली। तो रेशम का भी आगाज़ था, मेरा भी आगाज़ था। रेशम से बहुत दोस्ती रही, रीमा से बहुत दोस्ती रही और उस वक़्त मीरा भी हमारे सामने मगर मीरा थोड़ा लेट आई है। और उस वक़्त और कौन था, सना, सना को तो शोबे से मैं लेकर आया हूँ। यानी कि सना खुद ओन भी करती हैं ये, क्योंकि सना मेरे पास आई थी पाकिस्तान अखबार में, तो उसी दिन मेरे पास वो अबू ज़र जाफ़री साहब आए, उनकी फ़िल्म संगम में कास्ट करवाया। तो इन सब के साथ इतने कुर्बत वाले ताल्लुक रहे हैं, मगर एक लिमिट तक। सना के साथ बहुत दोस्ती रही, बल्कि रीमा बात औक़ात ना, जब इवेंचुअली सना ने कोई स्ट्रगल की 4-5 साल, फिर जब उसकी फ़िल्म रेशमा हिट हुई और फिर संगम भी हिट हुई, तो सना भी स्टार बन गई। तो रीमा कहती थी कि मोहसिन, ये तुमने बनाया इसको, हालाँकि वो अपनी मेहनत से बनी है। हुँ। एक जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट रहे हो, प्रमोट कर सकता है, आर्टिस्ट तो अपनी जगह खुद बनाता है ना। नहीं तो क्यों इतना आप अ, बचे कि आप ज़्यादा नहीं, मेरा चूँकि एक बैकग्राउंड जो था ना, मैं एक एकेडमिक और पढ़ने-लिखने वाला, मैं आपको बताऊँ, मैं शोबिज़ जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहता था। हादसाती तौर पे बन गया। वो क्यों बना, उसकी भी मैं आपको वाकया बता देता हूँ। मैं वही अपना न्यूज़ रूम में था पाकिस्तान अखबार में, तो हमारा जो था ना शोबिज़ का एक बॉक्स होता था, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। वो एक ज़फ़र साहब करते थे। अब उनकी उस दिन उनकी वीकली ऑफ थी, तो मैंने देखा कि वो एक कोने में जो उनका डेस्क था ना, हुँ। वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ और रात के 9 बज गए। और तो मैंने भट्ट साहब से कहा, भट्ट साहब का मैं बड़ा चहेता शागिर्द था। मैं कहा, "सर, वो शोबिज़ वाला नहीं आया।" "अच्छा, नहीं आया? चल तू बना।" अब मुझे एक वक्ता पड़ गया कि मैं शोबिज़ को जानता ही नहीं। मैंने स्टारडस्ट निकाला, तो मुझे उस टाइम तो ये भी नहीं पता कि डंपल कबाड़िया मर्द है कि औरत है, क्या है? तो खैर मैंने वो बनाई, तो वो बड़ा, उसका लेआउट बड़ा अच्छा बन गया, खबरें अच्छी बन गई, सुर्खियाँ अच्छी बन गई। तो वो देखने में, मैं क्योंकि एस्थेटिक्स मेरी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीरें मैंने अच्छी लगाई, तो वो बड़ा अच्छा हुआ। फिर ये तय हुआ कि ज़फ़र साहब जब नहीं होंगे तो मैं बनाऊँगा। अल्टरनेट आप हाँ, उनके हफ्ते में बन 1 दिन। अच्छा, तो वो इतना हुआ कि उन्होंने, मालिकों ने ज़फ़र साहब को निकाल ही दिया बेचारे को। ओह! आई थिंक मुनीर राज साहब थे, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, और जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ महीना पहले। राइटर थे बट थे जिन्होंने थिएटर बड़ा लिखा, जी, जी, वो ही करते थे। मैं ज़फ़र साहब कह रहा हूँ, वो मुनीर मुनीर राज राज साहब। साहब थे, तो अच्छा। मुनीर राज साहब बेचारे, वो उन्होंने कहा, यार तो बड़ा अच्छा बनाया, फिर उनकी जगह मैं परमानेंट हो गया। फिर इवेंचुअली वो उन्होंने उनको निकाल के मुझे कर दिया। फिर वहाँ से मैं मैगज़ीन में गया और मैगज़ीन में भी चूँकि शोबिज़ का ही था, तो वो मुझे टीवी एडिशन मिला। ये ज़रा अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है, ये जितने आपने नाम लिए रीमा का, रेशम है, सना है, नरगिस थी। नरगिस इन लोगों में जो एक रख-रखाव था, एक तहज़ीब थी, उसका आज फुक़दान देखते हैं? तहज़ीब तो उस वक़्त भी इतनी नहीं थी, कोई ये लोग, कोई, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई महज़िब, इनमें रीमा जो है ना, उसको मिलना आता है लोगों से। रीमा ये होती है कि उसकी अ, वो बहुत समझदार इंसान है। तो बाकियों की निस्बत ना, तो वो आपको एक, ज़ाहिर-सी बात है कि आप इंसान अपने बोलने से पहचाना जाता है ना, तो रीमा में ये था कि रीमा बहुत अच्छी तरह मिलती, अभी तक बड़ी अच्छी तरह मिलती है और इतनी कर्टियस है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी ऑर्गनाइज़्ड भी है।
कि मैंने रीमा के साथ बहुत काम भी किया है, बाद में मैं टीवी में आ गया, तो उसने मेरे साथ हुँ। बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। तो बड़ी ऑर्गनाइज़्ड है वो, यानी कि ये शी इज़ ग्रुप्स की शक्ल में भी काम करती थी, इनके अपने-अपने ग्रुप भी होते थे और खींचा-तानी, लेग पुलिंग, बहुत ज़्यादा होती थी इनमें लड़ाइयाँ, लड़ाई-झगड़े। बहुत, बहुत। अच्छा। ये भी होता था कि वो जर्नलिस्टों को भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व कर लेते थे कि बाज़ हर एक का एक हर जर्नलिस्ट की अपनी एक फ़ेवरेट होती थी। जैसे मुझ पे तोहमत थी कि सना मेरी फ़ेवरेट है और किसी हद तक थी भी मेरी, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। और सना वाक़ई एक ऐसी अच्छी दोस्त है कि आज इस टाइम इंग्लैंड बैठी हुई है, मगर मुझे उसकी दोस्ती पे मान है।